सो हेलो एवरीवन। पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 9 का हम लोग थ्योरी देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। 1 घंटा 40 मिनट का लगभग पूरा थ्योरी करा दिया गया है। अब उसका क्वेश्चन आंसर लेवल 1 का हम लोग करने जा रहे हैं। होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अभी तो आज 15 नवंबर है, कल चिल्ड्रंस डे भी था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या क्या हमने एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमने देखा था पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। और इसके बाद इस वीडियोस के बाद फिर हम केमिकल बॉन्डिंग का पूरा थ्योरी एक ही में पूरा करेंगे। तो इसमें एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग ने ट्राइड्स का देखा था। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव्स का थ्योरी देखा था, वो किस तरह से क्लासिफिकेशन है। फिर मेंडलीव पीरियड टेबल, उसका क्या बेसिस था। फिर मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में भी हमने देखा था। वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था कि पीरियडिक फंक्शन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियड टेबल का ये मेन सेंटेंस है और उसी पर सारा हम लोग। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। यहाँ सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी को देखा। पीरियड में ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी का किस तरह वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, और उसका रीजन भी हमने देखा था। एटॉमिक साइज के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इन सब चीज़ों को हमने। फिर मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल रोज होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ग्रुप। और हमारा पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और डिस्कस भी किया था कैसे फ्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, हीलियम का सबसे स्मॉलेस्ट है, सेसियम जो है वो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पूरे पीरियडिक टेबल का, कि इसका वैलेंसी +1 होता है। फिर ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, जिसमें हमारा कौन कौन सा आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, वैसे स्ट्रोंशियम वगैरह का यूज फायर क्रैकर्स में, पटाखों में किया जाता है ना। तो सभी का अपना अपना यूज है और इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि बाद में आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें कैसे दो से ज्यादा एलिमेंट के जब एटम साथ में आते हैं तो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो किस, तो हम लोग देखेंगे पीरियड पर। फिर 17 पीरियड्स के एलिमेंट को क्या कहते थे, हैलोजेंस कहते थे, जिसमें कौन था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है, 17 ग्रुप के एलिमेंट है। 18 ग्रुप में कौन से थे, हमने ये भी बताया था कि जो यूपैक का जो नया नियम है उसने 1A 2A लिखना क्या छोड़ दिया है। उसने कहा कि आप सीधे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग कर दो ग्रुप का। और तो 18 ग्रुप में कौन कौन से आते थे, हमारे नोबल मेटल्स आते थे, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। फिर हमने ये भी कहा था कि आप जो है 1 to 30 तक एलिमेंट्स जो हैं, ओके, वैसे 20 तक सबको याद होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद याद करना है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कम से कम 30 तक। और इन 30 सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनका वैलेंसी, वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसयूरानिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रिज पीरियड टू के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। और सिक्स पीरियड में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स है 6 पीरियड में। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, 6th पीरियड है, ना कि 7th पीरियड है। लग रहा होगा कि 7th पीरियड है तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। 6th पीरियड में को लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें बस सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है, कितने, 32। और फिर आप सामने पीरियड टेबल रखो और उसको आप देख सकते हो। फिर सेकंड जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सबसे कम एलिमेंट है और सबसे स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर हाइड्रोजन का पोजीशन कंट्रोवर्शियल है। फिर हमने ये भी देखा था कि मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या है हमारा, कि उसमें क्या क्या अभी भी ड्रॉबैक्स हैं। तो मॉडर्न पीरियड टेबल भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह परफेक्ट है, उसमें भी ड्रॉबैक्स है। उसमें एक ड्रॉबैक्स ये था कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, कंट्रोवर्शियल है। वो हाइड्रोजन 1 फर्स्ट ग्रुप में भी रह सकता है और 17 ग्रुप में हाइड्रोजन के साथ भी रह सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन देके, समझ रहे हो, वो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, दोनों। इसलिए फर्स्ट ग्रुप 17 ग्रुप में दोनों में रख सकते हैं, ऐसे अमूमन उसको फर्स्ट ग्रुप में ही रखते हैं हाइड्रोजन को। फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग करते करते सारा चीज हम लोग देखा था। एक बार आप इसको देख सकते हो,
मैंने कहा था कि एग्जाम्पल भी आप एक बार देख लेना खुद से। देखो 1 मिनट, थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है ये, कोई बात नहीं। 1 मिनट खुल जा भगवान। हाँ, पहले से खुला हुआ है। देखो यहाँ पर हमने किस तरह से फर्स्ट आइंस्टाइन एनर्जी, आप जाके देखोगे उसमें आपको पता। देखो एटॉमिक साइज देख रहे हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैपेसिटी और मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सबको इनके बारे में समझा था, इनको डिस्कस किया था। और कैसे हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इन प्रॉपर्टी ये डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्यों करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो क्यों इंक्रीज करते हैं, इन सबको देखा था इनका पीरियडिसिटी के बारे में। तो जाओ और इसका थ्योरी को देखो। लास्ट में हमने ये लास्ट टॉपिक ही था इस चैप्टर का और उसको हमने डिस्कस भी किया था। वैसे हाइड्रोजन को रोग एलिमेंट भी बोलते हैं, देख रहे हो, ROGU रोग एलिमेंट। तो इस तरह से आप फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसका होता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग कैपेसिटी रखता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे दे और स्टेबल हो जाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से रिड्यूसिंग जिसके पास अच्छी कैपेसिटी है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम। वैसे शुरू में तो हमारा ये आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से करके हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, रुबिडियम, सेसियम, ये सब। तो ये सब क्या है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और आप ये सब लेफ्ट साइड में है पीरियड के, और राइट साइड में कौन से हैं, राइट साइड में ये सब मेटल्स हैं, देख रहे हो। लेफ्ट साइड में पीरियड टेबल के लेफ्ट साइड में अधिकतर मेटल्स हैं और राइट साइड में जैसे जाओगे नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स आते हैं। तो राइट साइड में जैसे हमारा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं वो अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सोडियम क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बस इतना भी याद रखना। और एटॉमिक साइज भी बता दिया था कैसे क्यों इंक्रीज करता है जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं, और क्यों डिक्रीज करता है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, उनके बीच में क्या रिलेशन है इसको भी देखा था। ठीक है, फिर जेड इफेक्ट भी देखा था। मैं सोचा कि इसको पूरा कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। और प्लीज इसको शेयर भी करना सबके साथ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफी आसान है, आप उसको प्लीज बनाना खुद से भी। और नहीं तो फिर मैं लेवल 1 के पहला क्वेश्चन को देख रहा हूँ, फिर इन द ब्लैंक्स को। पहला ट्रू फॉल्स है, उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद फिर हम MCQ पे आएंगे। टोटल शायद 40 कुछ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 40 या 45, तो उसको हम इसी में पूरा डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर होगा इसमें। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि आगे इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आने वाला है। So, in Frobenius classification, the atomic weight and the property of the first element are almost equal to the average of the second and third element of triad। गलत, false है। क्यों false है? क्योंकि डॉबर्नियर ट्राइड्स का जो क्लासिफिकेशन था, डॉबर्नियस का जो एक साइंटिस्ट है, डॉबर्नियस का क्लासिफिकेशन था कि अगर आप 3 एलिमेंट लो, ठीक है, और तीनों का, ठीक है, एलिमेंट मान लो 1 है, ये 2 है और 3 है, और तीनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग बराबर है, और पहले प्लस तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज है ना, पहले और तीसरे का, ये नहीं कि 1 + 3 = 4/2 = 2 आंसर, ये नहीं है। ये पहला एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, इन दोनों का सम करके, इन दोनों के एटॉमिक वेट का सम करके उनका एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर जो आंसर आया, मान लो कुछ आंसर आया, ये अगर सेकेंड के एटॉमिक वेट के बराबर है तो ये डॉबर्नियस ट्राइड में था। कौन कौन सा था देखो तो, लिथियम, सोडियम और एक पोटेशियम, ये डॉबर्नियस ट्राइड है। कैसे? क्योंकि लिथियम आप देखोगे हमारा यहाँ पर किधर गया, हाँ लिथियम, तो लिथियम का अब पोटेशियम, तो पोटेशियम का आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ओके, 19 19 38 है, 39, और लिथियम हमारा कितना होगा, 3 6 7। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7, और पोटेशियम का 39। अगर हम अप्रॉक्स लेते हैं तो आप 39 + 7 करो, 39 + 7, ओके, और बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 46/2 = 23। और 23 ही तो सोडियम का क्या होता है,
एटॉमिक वेट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, गलत है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट होगा। ओके, तो इसलिए पहला का आंसर क्या है, फॉल्स है। सेकंड, एटॉमिक नंबर ऑफ द आइसोटोप्स एंड एलिमेंट आर डिफरेंट, गलत। आइसोटोप्स का तो डेफिनेशन ही होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। कई सारे आइसोटोप्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे एक आइसोटोप्स हम लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8 है। आप इसको ऐसे डोनेट करो, यहाँ पर डोनेट करने के लिए देखो देखो एक आइसोटोप को हम लोग लेते हैं, एक आइसोटोप 18 16 और दूसरा है 8 18। देखो ऑक्सीजन दो स्टेट का हमने लिया, एक ऑक्सीजन है जिसका जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यही नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक वेट 16 है। लेकिन ऑक्सीजन का एक और आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर तो 8 ही है लेकिन एटॉमिक वेट 18 है। तो ऐसे पेयर्स, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट है, गलत है ना, सेम होना चाहिए ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर एंटी पेनल्टीमेट सेल इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते थे, जैसे आयरन जो है, आयरन Fe जिसका एटॉमिक नंबर 26 भी होता है, इनफैक्ट आपको सब याद करना होगा, और इसका 56 मेरे ख्याल से या कुछ 56 या 57 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो आयरन का जो लास्ट है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, जिसको वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो किस ऑर्बिटल में जाता है, डी ऑर्बिटल में। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे मेटल्स जो हैं पीरियड टेबल में लेफ्ट साइड में होते हैं, और नॉन मेटल्स कहाँ किधर होते हैं, राइट साइड में होते हैं। तो उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, ये सब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो पूछा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स एंटी पेनल्टीमेट सेल इन, तो एंटी पेनल्टीमेट सेल अगर आपको पता हो तो आप इसको बना सकते हो, वैसे तो मैंने बताया भी नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ सकते हो। वैसे इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है, वैसे इसको मैंने इसको बताया नहीं आपको, लेकिन एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है इसका मैंने बताया नहीं, तो इसलिए मैं इसको अभी के इसको छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अलोंग ए पीरियड एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज भी, एटॉमिक वॉल्यूम, बिकॉज एटम्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप के हैं, अप्रोक्सीमेटली वैसे, ठीक है। Along a period, atomic volume of elements gradually increases from left to right due to an increase in the number of valence electron. तो ये तो फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है, वो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है, घटता है। फॉर एग्जांपल आप देखो सोडियम और क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड के ही दोनों एलिमेंट है, सोडियम लेफ्ट में है, क्लोरीन लगभग राइट में है। तो आप देखो सोडियम में भी 281 कॉन्फ़िगरेशन है और क्लोरीन का 287 है, तो ऑर्बिट्स की संख्या तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, तो क्लोरीन के पास ज्यादा प्रोटॉन्स है किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। तो जो चार्ज है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफी फोर्स से बंधे हुए हैं न्यूक्लियस के साथ। तो इसके चलते सोडियम का जो साइज होगा, एटॉमिक वॉल्यूम होगा, वो बड़ा होगा किससे, क्लोरीन से। तो यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है कि इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए ना, तो फॉल्स हो गया। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17, ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर 17 किस एलिमेंट का है, जल्दी से बताओ। एटॉमिक नंबर सल्फर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम, सल्फर, फिर क्लोरीन, ओके, क्लोरीन है ना, 17 किसका होता है, क्लोरीन का। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 हैज द लीस्ट साइज एमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट पीरियड, हैव लीस्ट साइज एमंग ऑल द पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट्स। ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, बिकॉज क्लोरीन, अभी मैं बताया कि क्लोरीन जो है सबसे राइट में है। आप देख सकते हो इसमें पीरियड टेबल अगर दिखा रहा है तो टेबल दिखा ही देता हूँ इसमें। रेहानी होने देखो, आप देख रहे हो, ये देखो क्लोरीन कहाँ है, कहाँ है क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ है, ये देखो क्लोरीन यहाँ है, दिख रहा है 17 ग्रुप में, ये एकदम राइट में है। और हमने बताया कि आप जैसे लेफ्ट से राइट जाते हो, ये दरअसल पीरियड टेबल ऐसे है, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक साइज घटते जाता है। और ये थर्ड पीरियड में है, क्लोरीन 17th ग्रुप और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है।
और अपने थर्ड पीरियड में ये सबसे स्मॉलेस्ट। अब आप सोचोगे कि फिर ऑर्गन तो और भी राइट में, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? ऑर्गन जैसे ऑर्गन जो है वो इनर्ट गैस है, ओके, ये लगभग केमिकली रिएक्टिव नहीं है, ये केमिकली अनरिएक्टिव है, तो इसका एक अलग ही चलता है। इनफैक्ट इसको पता है, इसको जीरो ग्रुप में डाला गया था कि इसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको जीरो ग्रुप में डाला गया था पहले भी। अब तो 18 में रखा जाता है कि चलो 18 है, इनको भी एक नाम देते हैं वगैरह। तो ऑर्गन का केस अलग है। आप ये इनर्ट गैस है, ये अपने पीरियड में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है थर्ड पीरियड में। इनफैक्ट सभी इनर्ट गैसेस जो हैं अपने अपने पीरियड में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है। वे जैसे कि मैं बताता हूं कि लास्ट वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम देखो, हीलियम 2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इनका तो पूरा है, ठीक है, ये क्या है, सेटिस्फाइंग है, स्टेबल है। अब नियोन को देखो, 2 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो सेकंड ऑर्बिट में क्या होता है, 2 18 क्या होता है, 8 सेकंड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये लोग तो सेटिस्फाइंग है, ये लोग स्टेबल हैं। इसी तरह से आप ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को भी देख सकते हो। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और ऑर्गन की अपेक्षा भी। इनफैक्ट अपने थर्ड पीरियड में क्लोरीन सबसे छोटा है। वैसे भी क्लोरीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये बात है कि एटॉमिक नंबर 17 है, तो समझ गए कि क्लोरीन है इसमें। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, और द लोअर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, द ग्रेटर इज इट्स ट्रू। जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम में उसके वैलेंस सेल से लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, मिनिमम एनर्जी जो देना पड़ता है उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ओके। तो इनफैक्ट देखो, जैसे सोडियम का क्या है, 281 है, तो इसको 1 को निकालने के लिए तो मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम तो चाहता ही है कि इसका ये कोई इलेक्ट्रॉन ले ले और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, 28 हो जाए। तो क्योंकि सभी एलिमेंट चाहते हैं कि वो स्टेबल हों। कैसे स्टेबल होंगे? तो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 2 8 18 32 इस तरह का इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी रखना चाहते हैं, ओके। तो सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल तो बहुत कम है, ठीक है। तो लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, द ग्रेटर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर, ऑफ कोर्स। तो जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर और दूसरे को डोनेट करेगा, और जितना जल्दी कोई एलिमेंट दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। और वैसे भी सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का एलिमेंट है, और उसका +1 वैलेंसी होता है अधिकतर बार। नेचर में ज़्यादातर ये +1 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है, और ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है। तो सोडियम लेफ्ट साइड में पीरियड में है, और मैंने आपको बताया भी था कि पीरियड टेबल में लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वे काफ़ी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। Among all the groups, the maximum number of element is found in 13B group। 13B 7 का क्या है, ट्रू। 13B ग्रुप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वैसे ये 3B कहने का मतलब ही है, एक मिनट, 3, हाँ समझ गया 3B। देखो 3B में ही लैंथेनाइड्स होते हैं, याद है, लैंथेनाइड्स, ठीक है। और एक्टिनाइड्स भी 3B ग्रुप में ही होते हैं, एक्टिनाइड्स, ओके। और लैंथेनाइड्स में 14 क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स में 14 एलिमेंट्स, एक्टिनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और पहले और बाकी एलिमेंट तो हैं ही 3B ग्रुप में, ओके। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एलिमेंट तो 3B ग्रुप में ही होंगे। वैसे इसको 3 भी पढ़ते हैं, केवल आप 1 2 3 भी कहोगे तो केवल थर्ड ग्रुप है। अब 3B लिखना भी छोड़ दो तो 3 ग्रुप इसको केवल कह सकते हो। तो थर्ड ग्रुप में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। और पीरियड में किस में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो 6 पीरियड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, कितने, 32 होते हैं। तो ये ट्रू हो गया, 7 का आंसर ट्रू हो गया। 8 में देखते हैं, इन द मॉडिफाइड मेंडली पीरियड टेबल ग्रुप्स कितने हैं, 8 हैं, और पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, मॉडिफाइड। एंड आर प्रेजेंट वेयर इज इन मॉडर्न पीरियड टेबल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, ओके। If 3 elements x, y and z forms a triad and atomic weight of x and z are इतना respectively, then the atomic weight, तो of course x और z का atomic weight 9 प्लस दोनों का सम कर दोगे तो 9 + 49 9 + 40 49, और 49 का by 2 कर दोगे तो 2 चौके
तो वाई का कितना हो जाएगा 24.5। मैंने कहा था ना कि एक्स और जेड का एवरेज ले लो एटॉमिक वेट का, और एवरेज नहीं क्या करोगे तो एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस एटॉमिक वेट ऑफ जेड बाई 2 कर दोगे, तो वाई का भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई और जेड क्या है, डोबेनियस ट्राइड है। अब मेंडलीव नेम सर्टेन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एज एका बोरोन एंड एका सिलिकॉन विच व्हेन लेटर डिस्कवर्ड बाय, तो एका बोरोन को क्या कहते हैं, सिलिकॉन, एका बोरोन को क्या कहते हैं, सिलिकॉन, और एका एल्युमिनियम को हमारा, एका एल्युमिनियम को गैलियम, है ना, यही होता है ना, एका एल्युमिनियम को गैलियम, तो एका बोरोन को सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम को गैलियम। मेंडलीव का जो पीरियड टेबल था उसमें उन्होंने कुछ स्पेस छोड़े थे और कहा था कि ऐसा भी कुछ इसमें एलिमेंट है जो अभी खोज तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर खोज होगा तो वो उसी जगह रखा जाएगा जहां उन्होंने इसको नाम दिया था। तो एल्युमिनियम का तो खोज हुआ था, बोरोन का भी हुआ था, लेकिन सिलिकॉन का नहीं हुआ था, तो उसको उन्होंने एका बोरोन दिया नाम। गैलियम का खोज नहीं हुआ था, लेकिन उसको एका एल्युमिनियम नाम दिया और कहा कि इसका प्रॉपर्टी जो है गैलियम का, ये एल्युमिनियम की तरह होगा, ठीक है, एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करेगा और उसी की तरह केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। According to Newland's classification, the property of third element will find similarity with those। तो आपको पता है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन में हर पहला जो एलिमेंट है वो अपने 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिजेंबल करता है। 8वें एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रिजेंबल करता है। तो हमारा 11th का क्या हो जाएगा, थर्ड है तो 10th का, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 8वें को चाहिए, तो 8वां थर्ड एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किस एलिमेंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करेगा। अगर ये न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन होता तो पीरियड टेबल का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था जिसको हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। तो हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। मुझे थर्ड का चाहिए कि थर्ड जो है वो किससे बहुत मैच करेगा अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 10वां एलिमेंट जो है उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वो तीसरे के इक्वल होगा, तीसरे के जैसा होगा, उसकी पहचान तीसरे के जैसे होगी। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो 10th एलिमेंट, एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड, हमारा क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है, हम फर्स्ट एंड सेकंड या फिर 1A या 2A भी लिख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप भी कर सकते हो, है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 4A ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड, ठीक है, अब 4A ग्रुप करने का मतलब 14th आप लिख सकते हो। तो मुझे लगता है ये जर्मेनियम होगा मेरे ख्याल से, 14th 32 है ना, 32, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 32, ठीक है, एटॉमिक नंबर 32। 14th ग्रुप और फोर्थ पीरियड में, है ना, फोर्थ पीरियड और 14th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना था, वो 32 हो जाएगा। वैसे 32 में पता है कौन सा, मुझे लगता है जर्मेनियम है 32 पे, जर्मेनियम होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं देख लेता हूँ एक बार 32 को। 32 कहाँ पर है, देखो जर्मेनियम ही है 32। देखो ये फोर्थ पीरियड में है और ग्रुप 14, ये देखो 14th ग्रुप में है, और इधर से आप थोड़ा नीचे जाओगे तो देखो ये फोर्थ पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ठीक है, ये फिफ्थ है, ये कैसे लिखाएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, हाँ ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में ऐसे जाओगे आप, और ये 14th में है तो जर्मेनियम। तो जर्मेनियम बेसिकली ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन की तरह ही, ठीक है, काफी बाद में इनका खोज हुआ था। और अब आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, तो कैल्शियम किसके साथ आएगा, कैल्शियम जो है वो एक किस में आएगा, 2A में। कैल्शियम क्या है, सेकंड पीरियड में है ना, तो 2A लिख देते हैं। तो ये हमारा ए का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बी सोडियम, सोडियम क्या है,
एक अल्कली मेटल है ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है तो अल्कली, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली एलिमेंट्स भी कहते हैं, अल्कली मेटल भी, और वैसे भी सोडियम मेटल है। और इसमें बी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी का यूरेनियम, यूरेनियम नेचुरली ओकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ना। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास क्या होता है 238, याद रखना। और डी लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, तो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स अभी बताया ना कि ग्रुप 3b में होते हैं, तो डी का एफ हो जाएगा। फिर ई 18 ग्रुप एम 7 पिलर्स, ये किस मॉडर्न में होते हैं ना कि मेजरली पीरियड टेबल में होता है, मॉडर्न पीरियड टेबल में, तो ई का ए हो जाएगा, देख रहे हो ये। और फिर एफ है, तो एफ में क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इन मॉडर्न पीरियड टेबल, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इन मॉडर्न पीरियड टेबल, तो 8 एलिमेंट्स होते हैं ना, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ का ई हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथ कॉलम हो गया। ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैथ कॉलम। अब आते हैं एमसीक्यू पे। तो एटॉमिक वेट ऑफ 3 एलिमेंट्स इन ए डॉर्नियर ट्राइडर X 81 एंड 127, फाइंड द मिसिंग एटॉमिक वेट। तो अब तो इसको क्या करेंगे, तो X + 127 फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक वेट दिया है, एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए, एटॉमिक वेट होना चाहिए, और एटॉमिक वेट दिया भी है। तो X प्लस फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट प्लस थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट अपॉन 2 किसके बराबर होता है, सेकेंड एलिमेंट का, सेकेंड कौन है 81, सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट। तो X + 127 इज इक्वल टू 2, 8 दूनी 16, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 2 गया 3, तो हमारा 35 आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द प्रॉपर्टी विच इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आर, तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है, तो पहला तो ऐसी गलत है, ठीक है। जैसे ही ग्रुप में आप नीचे जाते हो, जैसे लिथियम, आप पहले ग्रुप की जैसे मैं बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, है ना, आप नीचे की ओर जा रहे हो, एटॉमिक साइज तो बढ़ता है, आयनेशन एनर्जी घटता है ना, तो ये भी नहीं होगा, दोनों बढ़ना चाहिए था, दोनों प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए जो दोनों इंक्रीज करे जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये तो घटता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटता है, एटॉमिक साइज तो बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग पावर, ये सही है, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, क्योंकि मेटल्स कौन होते हैं, मेटल्स की एक पहचान ये भी है, वो एलिमेंट ज्यादा मेटालिक होगा जो आसानी से अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर दे, ओके। तो जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में, मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज करता, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका आयनेशन एनर्जी भी क्या होता है, घटते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है वो एलिमेंट, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। और जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, किसी को डोनेट कर सके, वो बहुत अच्छा उसके पास रिड्यूसिंग पावर होता है, और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो दोनों इंक्रीज करेंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगे जब आप मॉडर्न पीरियड के पीरियड टेबल में आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे। एग्जाम्पल ले लो, सोडियम 281 है ना, फिर पोटेशियम 2881 है ना, इस तरह से, और लिथियम तो 21। तो देख लो जैसे जैसे आप ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, जैसे आप नीचे जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करेगा दोनों। तो हमारा 17 का टीम, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। अब सेम ग्रुप के लिए हमें क्या करना होगा, सेम ग्रुप के लिए, सेम ग्रुप में रहने का मतलब वैलेंसी सेम होना चाहिए, है ना, वैलेंसी सेम। तो A3 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, B2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, तो A3 प्लस है, इसका मतलब ये 13 है ना। A3 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब A में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 13, तभी तो A में जब 13 इलेक्ट्रॉन थे तभी तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 प्लस साइन आया, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही थे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सिंस हमने उससे हटा दिया तो +3 का साइन आ गया, ये कटायन बन गया। B2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब B में जरूर 12 हुए होंगे, C में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, और D में कितने हैं 31 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, अब आप बताओ ये क्या है, ये एल्युमिनियम क्या है, देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये जो है एल्युमिनियम है, ये B मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ही कितना होता है 12, एटॉमिक नंबर, और किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रल एटम में नहीं चेंज किया, चेंज कैसे किया, चेंज में देखा, तो अब इसमें मत लगाने लगना। A3 प्लस में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 10 किया, और अब आप क्या कहोगे कि A3 प्लस का क्या है, एटॉमिक नंबर 10 है, नहीं, A3 प्लस दरअसल ये हमेशा के लिए नहीं है, इसका एक निकालोगे ना, न्यूट्रल एटम तो ये है ना केवल,
तो ए में तो 13 है, तो ये तो एल्युमिनियम हो जाएगा। C5 है तो ये तो बोरोन हो गया, और ये 31 है, 31 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि विच द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप ध्यान दोगे कि बोरोन, एल्युमिनियम और मेरे ख्याल से 31 का गैलियम होता है, ठीक है। ये सेम ग्रुप में होते हैं तीनों, बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम। इसका एटॉमिक नंबर 5, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, ये तीनों सेम ग्रुप में होते हैं। और मुझे पता है ये किस ग्रुप में है तीनों, मुझे लगता है ये सभी 13th ग्रुप में है, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें 13th ग्रुप में होने चाहिए। देखो ये 13 ग्रुप, देखो ये बोरोन हो गया, बोरोन, ये बोरोन, ठीक है। एल्युमिनियम और गैलियम देखो तो 31 है इसका, और ये 13 और ये 5, तो ये 13 ग्रुप दिख रहा है, 13 ग्रुप नीचे। उसके बाद बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये सभी तीनों सेम ग्रुप के बिलोंग्स करते हैं, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, ए, बी, ए सी डी, ए सी डी हमारा 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। 18 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं 19 पे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऑल द फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स हैव द फोर्थ सेल एज द वैलेंस सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये तो सही है। और द फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स, तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स के जो फोर्थ सेल होते हैं वही उनका वैलेंस सेल होता है। तो किसी भी फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स को आप निकालोगे, जैसे स्कैंडियम हो गया है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन हो गया, तो इन सब का जो वैलेंस सेल है वो फोर्थ सेल है। इनका वैलेंस सेल थर्ड सेल नहीं है, या इनका वैलेंस सेल फिफ्थ सेल नहीं है। वैलेंस सेल किसको कहते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। चाहे फोर्थ सेल आपको इस तरह से समझ में आ रहा है ये चीज। तो सभी फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स के वैसे भी बताता है कि जिस पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसमें उतना ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो फोर्थ पीरियड का कोई एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ टोटल सेल की कितनी संख्या होगी, 4 ही होगी, तो उसका वैलेंस सेल कौन सा हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। ऑल द फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स हैव द फोर्थ सेल एज द वैलेंस सेल इन ऑल, सेकंड ऑप्शन। ये तो सही है, तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। इन ऑल फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फोर्थ सेल, ये गलत है। In all fourth period elements differentiating electrons enter the fourth cell, ये गलत है। सभी फोर्थ सेल में जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है वो फोर्थ सेल में एंटर नहीं करते हैं। जैसे कैसे बताऊं इसमें, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। 14 8 2 10, 18, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10। हाँ देखो, इन ऑल फोर्थ पीरियड एलिमेंट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर फोर्थ सेल, नहीं। आप ध्यान देखना कि पोटेशियम और कैल्शियम इन दोनों में क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, फोर्थ सेल। पोटेशियम कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स तो फोर्थ सेल में जाते हैं, बट बाकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब जो भी हैं ये फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी फोर्थ में जाते हैं, बल्कि तीसरे ऑर्बिट में ही रह जाते हैं। आप देखोगे, एक मिनट, काम नहीं कर रहा है क्या ये, हम जरा फोर्थ पीरियड को देखते हैं। हाँ ये देखो फोर्थ पीरियड के, ये फोर्थ पीरियड हो गया। तो फोर्थ पीरियड में कौन सा है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद गैलियम भी है, फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और फिर क्रिप्टॉन। तो लेकिन आप देखोगे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 सेल तो हैं,
चार सेल है इनमें, इनमें 4 ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। बट स्कैंडियम के बाद, स्कैंडियम से लेके कहाँ तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल तक। स्कैंडियम से लेके निकल तक क्या होता है, स्कैंडियम से लेके आप जिंक तक ले लो, ठीक है, स्कैंडियम से लेके, इसमें केवल कॉपर को छोड़ दो, ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक कॉपर को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे जो उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो थर्ड सेल में जाते हैं, ना कि फोर्थ सेल में। सेल की संख्या 4 ही है, लेकिन उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सेल में जाते हैं, 3D में जाते हैं। देखो ध्यान दो, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका ये गलत है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। एक मिनट देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, 19 का बी आंसर है, लेकिन फिर भी हम थर्ड और फोर्थ सेशन में पढ़ लेते हैं। क्या, इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर आइदर द फोर्थ सेल और द थर्ड सेल, बिल्कुल सही, या तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स में या तो जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो फोर्थ पीरियड में एंटर होगा या फोर्थ ऑर्बिट में एंटर होगा या थर्ड ऑर्बिट में होगा। जैसे देखो कैल्शियम है, तो हमारा पोटेशियम है और कैल्शियम देख लेते हैं, तो हमारा पोटेशियम, इसका कैल्शियम का क्या होता है, 2881 होता है, और कैल्शियम का क्या होता है, 2882। लेकिन आप स्कैंडियम को देखोगे, स्कैंडियम एस से जिसको लिखते हैं, एस या सी, शायद इसको सी लिखते हैं, एस से लिखते हैं ना स्कैंडियम को, एस तो केवल सल्फर का होता है, जो सिंबल होता है स्कैंडियम का वो कैपिटल एस और फिर स्मॉल सी, और कैपिटल एस किसका सिंबल होता है, कैपिटल एस सल्फर का। तो स्कैंडियम का पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2892 ये होता है। तो देखो, तो स्कैंडियम में जो इलेक्ट्रॉन गया वो किस में गया, थर्ड ऑर्बिट में चला गया, देख रहे हो, ये 9 हो गया, 8 था तो 9 हो गया। कैल्शियम के बाद जैसे स्कैंडियम आता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो 2882 कैल्शियम का, स्कैंडियम का 2892, समझ रहे हो। तो अभी भी ऑर्बिट्स की संख्या या सेल्स की संख्या तो 4 ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अब तीसरे ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। उसकी तरह टाइटेनियम के, स्कैंडियम के बाद क्या होता है, टाइटेनियम, मेरे ख्याल से टाइटेनियम का टी होता है, देख लेना ध्यान से। टाइटेनियम में अब क्या हुआ, टाइटेनियम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2810 ओके, ये हो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आ रही बात समझ में। अच्छा, ये एक अलग सा एक क्वेश्चन है कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्यों इसमें पूरा जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 18 रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n²। अगर n ऑर्बिट है तो किसी n ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2n², n की जगह 3 का पुट करो, क्योंकि हमें थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 3 9 2 18। तो थर्ड ऑर्बिट में बिना 18 पूरा किए हुए ये कैल्शियम, ये पोटेशियम और कैल्शियम में क्यों जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में चले जा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो फोर्थ ऑर्बिट है ना, 4s का जो एनर्जी है वो 3D से कम है, तो जब 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। अब वो सिंस अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जैसे ही ये 1 और 2 पूरा होता है उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है, फिर ये 8 9 10 11 12 होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो सी है वो भी सही है। फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फोर्थ फ्रेम, बिल्कुल सही, ये भी सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो वही हमारा आंसर है, 19 का बी ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग पुट विद द एप्रोप्रिएट रीजन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव हो, इसका मतलब वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स रिपल्सन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी नेगेटिव आयन, ठीक है। 20 का अगर आप देखोगे तो 20 का ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, बट आप जबरदस्ती उसमें देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, इसमें जल्दी आ जाए, 2 8 और 1। तो पहला, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें और क्या है, किधर गया, हाँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। अब ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं, सोडियम चाहता है कि कोई मेरा एक जो लास्ट ऑर्बिट का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये कोई ले ले, ताकि मैं ऑक्टेट पूरा कर लूँ। 28 क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बाहर से हमें एनर्जी देना होगा,
ठीक है, कि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो वैसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे में पॉजिटिव हो जाता है। तो यही लिखा हुआ कि वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द यूनि नेगेटिव आयन। वैसे यूनि नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से डाला जा चुका है उस साइड, उसके लास्ट ऑर्बिट में, तो एक माइनस चार्ज लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि एक एग्जांपल लो, फ्लोरीन का 2 और 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर दो, तो फ्लोरीन चाहता भी है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि वो ऑक्टेट रूल पूरा कर जाए, 2 8 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन मैं इसको देना चाहता हूँ, तो अब तो सेकंड ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे वो किस ऑर्बिट में जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, तो 2 8 1 हो जाएगा। लेकिन क्या यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? क्या कोई एलिमेंट चाहता है कि ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो? नहीं ना, क्यों? क्योंकि 2 8 तो स्टेबल है। इसका मतलब ये जो लास्ट एक 1 इलेक्ट्रॉन को आपको डोनेट करने में अब बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो समय एनर्जी क्या हो, पॉजिटिव हो जाता है। तो वही लिखा है कि वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द, तो यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर आप उसको डोनेट कर दोगे तो कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, 2 8। तो इस 2 8 किसका होगा, F माइनस का, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो F माइनस इसका सिंबल हो जाएगा 2 8। F माइनस का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 है। अब आप 2 8 1 करना चाहोगे तो ये F 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि नहीं चाहेगा वो फ्लोरीन की ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो। तो 21 का सेकंड क्या है, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। नहीं, ये नहीं होगा। द एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूजेस इज काइनेटिक इस एनर्जी सिंस इट हैज टू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। नहीं, ये भी नहीं होगा। इन नेगेटिव आयंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर। नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बीच में वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी अनायन में वो कम हो जाता है। किसी भी अनायन में हमने बताया भी था कि एक फॉर्मूला भी बताया था कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस एस, ठीक है। ये जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, और एस क्या है, उससे एक मिनट, एस क्या है, हाँ, एस क्या है, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमने बताया था कि जेड इफेक्टिव जो है, यानी कि असल में वह न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे। मान लो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उस पर असली में कितना लग रहा है, क्योंकि बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस और उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में के बीच में भी इलेक्ट्रॉन तो है, फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में होंगे, तो असली में उतना नहीं लगेगा जितना हम सोचते हैं कि नहीं पूरा पूरा लग जाएगा, वो तो बीच में तो है। तो इसी को बोलते हैं कि कितना सही में कितना लग रहा है, रियल में कितना जेड इफेक्टिव है, यानी असली में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का उस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का। तो जेड माइनस एस, जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है उस एटम का, माइनस एस क्या है, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ आवर इंटरेस्ट। Why is ionization energy of sulfur less than that of phosphorus, though sulfur is next to phosphorus to the period? तो ionization energy of sulfur is less, तो sulfur 286 है, 286, ठीक है। तो नियोन हो गया, और फिर 6 चाहिए, 1:2:2 2p6 है, 3:2 3p4। ionization energy of sulfur is less than सल्फर की जगह, दो सल्फर इज नेक्स्ट टू फॉस्फोरस इन द पीरियड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। फॉस्फोरस है हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो यही होगा, फॉस्फोरस है हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। देखो बताते हैं इसमें क्या करना है। देखो फॉस्फोरस का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना आता तो आप ऐसे भी लिखोगे ना, फॉस्फोरस का 2 8 और 5, और सल्फर का क्या लिखोगे 2 8 और 6, ठीक है। लेकिन देखो
मैंने यही लिखा है। 1 का मतलब क्या है, पहला ऑर्बिट, 2 का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्बिट। तो देखो 2s2p, यानी ये 2 ऑर्बिट है, तो 2 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 6 2 8, ठीक है, और इसमें भी ये 2 ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है, दूसरा ऑर्बिट में कितने हैं 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2 3p4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तीसरे ऑर्बिट में। मैंने बताया ना 3, इसको पहले वाले को पढ़ो। फास्फोरस 1s2 है, तो 1s पहले ऑर्बिट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे ऑर्बिट में 2s2 2p6 यानी 8 है, 6 + 2 8, 3s2 3p3, तो 3s2, तो 3s2 में कितने हैं 2, और 3p3 में 3, तो 3 + 2 5, देखो तो थर्ड ऑर्बिट में 5 हो गए। अब देखो पी में जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अभी के लिए जान लो, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 6 का आधा 3, और पता है जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो फास्फोरस नहीं चाहता है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि सल्फर के साथ ऐसा नहीं है। सल्फर के 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ये तो हाफ फील्ड नहीं है और ना ही फुल फील्ड है, तो इसलिए सल्फर से निकालना आसान है क्या, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि फास्फोरस से निकालना आसान नहीं है, जबकि फास्फोरस का कितना है एटॉमिक नंबर 15 और सल्फर का कितना है 16, और हमें पता है कि फास्फोरस और सल्फर एक ही पीरियड के एलिमेंट है, किस पीरियड के, थर्ड पीरियड के, और हम किधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। फास्फोरस 15 है, सल्फर फास्फोरस 15, सल्फर 16, उसके बाद क्लोरीन होगा 17, उसके पहले फास्फोरस के पहले क्या होता है आपका सिलिकॉन है, हाँ सिलिकॉन 14, तो ये सभी, तो आप देखो सिलिकॉन से आप फास्फोरस फिर सल्फर क्लोरीन, तो आप ग्रुप में किधर की ओर बढ़े हो, थर्ड ग्रुप में किधर की ओर बढ़े हो, लेफ्ट टू राइट। तो फास्फोरस का क्या होना चाहिए था, कम आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में, ओके, उसके लास्ट ऑर्बिट से लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है ना, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो फास्फोरस को तो कम देना पड़ता था आयनाइजेशन एनर्जी, सल्फर को ज्यादा देना पड़ता, क्योंकि सल्फर ज्यादा राइट में है फास्फोरस के, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, आप देखो ये पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे ऑर्बिट में 6 + 2 8 दिखा हुआ है, और तीसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन तीसरे ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स भी होते हैं, हर ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ये अभी नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फास्फोरस का हाफ फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p3, देख रहे हो, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इतना याद रखो, बस ये नोट कर लेना कहीं पर, क्या नोट कर लेना कि s ऑर्बिटल में ये ऑर्बिट नहीं होते हैं, ऑर्बिट तो हमारा 1 2 3 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, वो जो हम लिखते हैं क्वांटम नंबर जिसको बोलते भी हैं, तो s ऑर्बिटल में कितने रख सकते हैं 2, p ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6, डी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 10, और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 14, ये नोट कर लो कहीं पर, ठीक है, ये चीज बस। एफ तक तो उतना जाना भी नहीं है, बस इधर ही रहना है, डी तक, डी में भी उतना काम नहीं करना है, ये हो गया, तो समझ में आया ये चीज। ये वाला फास्फोरस है हाफ फील्ड, सल्फर नहीं है, एटॉमिक रेडियस ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फास्फोरस, गलत, एटॉमिक रेडियस इनफैक्ट सल्फर का तो स्मॉलर ही होगा, क्योंकि किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, एटॉमिक साइज घटता है यानी एटॉमिक रेडियस घटता है, तो इनफैक्ट सल्फर का तो एटॉमिक रेडियस कम ही होगा, किससे, फास्फोरस से। और फोर्थ, अब मैं क्या दिया हुआ कि इन द थर्ड पीरियड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज अलोंग द, नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी पीरियड में जनरली आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, और क्यों करता है तो सारा हमने डिस्कस भी किया था। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडली। 1 मिनट कितना हो गया समय, 48 मिनट हो गया बाबू। द एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म एन आयन, तो कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो फ्लोरीन जैसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री 2 और 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत ज्यादा ये भूखा है, इसको चाहिए कि 2 8 हो जाए कैसे भी, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका। तो और देखो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन किस में है, 17th पीरियड में है, 17th पीरियड यानी कि 7 है ना, पहले इसको 7 भी लिखते थे, अब 70 है, ठीक है। तो एलिमेंट विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म एन आयन बिलोंग्स टू, तो 7 है तो दिया हुआ है, और कौन सा, थर्ड पीरियड में क्या होगा, थर्ड पीरियड नहीं 7 है ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड में क्या है,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हमारा ये हो जाएगा एलिमेंट विच फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन्स रेडली टू फॉर्म अनायन। तो आप देखोगे कि सेवेंथ ग्रुप है और थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है? थर्ड पीरियड में ऐसे जाओगे और इसको 17th ग्रुप में ऐसे होगा तो यहाँ फ्लोरीन ही होता है। इनफैक्ट ये फ्लोरीन की ही बात हो रही है। फ्लोरीन किस में आता है? किस ग्रुप में आता है? 7A ग्रुप में। 7A ग्रुप को ही 70th ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, 70th ग्रुप लिखते ही हैं अब। और किस पीरियड में आता है फ्लोरीन? थर्ड पीरियड में। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है? अनायन फॉर्म करने की कोशिश करता है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो ये बनाए। आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विद विच फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो आप जैसे से अल्कली मेटल्स जानते हो ना, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, तो ये लोग बेस का निर्माण करते हैं ऑक्साइड के साथ मिलकर। तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका आंसर कौन सा होगा? 23 का सी हो जाएगा। क्या है? सोडियम ऑक्साइड। आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विच फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सोडियम ऑक्साइड इस सब में क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका आपको आंसर आप मुझे बताना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी तो हो सकता था इसका। ठीक है, इसका विच फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें, ये नहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड का टिक करके आ जाना। द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट एम इज M2O3। तो M2O3 यानी कि एम का वैलेंसी जरूर 3 होगा और O का जरूर 2 होगा, तभी तो क्रॉस जो हम क्रॉस मेथड से हम निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का फार्मूला, तभी तो M2O3 हो गया होगा। तो M का वैलेंसी 2 है और O का वैलेंसी 3 है। द फर्स्ट 4 आयंस एनर्जी ऑफ एलिमेंट M इज, तो वैलेंसी 2 है, इसका मतलब जरूर है कुछ मैग्नीशियम की तरह होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मैग्नीशियम ही होगा, लेकिन देखो तो मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 होता है। इसका मतलब अब देखो 282 होता है, 282 इस तरह का कुछ एलिमेंट होगा ये। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही है मैग्नीशियम है, लेकिन इसका भी वैलेंसी 2 है तो इसका भी वैलेंसी 2 की तरह होगा। तो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकाल देंगे तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? 28 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाइस एनर्जी, तो एम का वैलेंसी तो 3 होगा ना, क्योंकि एम क्या है? 3 है और ओ क्या है? 2 है, तो एम का वैलेंसी 3 हो जाएगा, यानी कुछ एल्युमिनियम जैसा होगा। एल्युमिनियम का कितना होता है? 283। ऐसा नहीं है कि एम एल्युमिनियम ही होगा, लेकिन इसका 3 क्या होगा? वैलेंसी होगा। तो इसके लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 280 हो जाएगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे लास्ट में से तो 281 हो जाएगा। फिर एक और निकालेंगे तो 28 हो जाएगा। अब एक और निकालना चाहेंगे, इसी को बोलते हैं चौथा आयनेशन एंथैल्पी, चौथा आयनेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में जो उस एनर्जी देना पड़ता है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होता है। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकंड आयनेशन एनर्जी, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थर्ड आयनेशन एनर्जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फोर्थ आयनेशन एनर्जी। तो चौथे वाले को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन देखो तो पहले वाले को निकालने में 120, 270, 400, लेकिन चौथे वाले को निकालने में एकदम 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया एनर्जी। देख रहे हो, समझ रहे हो? तो बाकी में ऐसा नहीं हो रहा है, देख रहे हो? तो ये ऑप्शन ही सही होगा इसका, 24 का। 25. The chemistry of alkali metals is essentially the chemistry of unipositive ions because they have low ionization energy values. 25 का they have a strong tendency to lose single valence electron, पहला भी सही है ना? They have low ionization energy, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है। और दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। सोडियम इसका एग्जांपल है, सोडियम पोटेशियम। सेकंड आयनेशन एनर्जी वैल्यू वेरी हाई बिकॉज ऑफ कोर्स सेकंड आयनेशन एनर्जी 281 होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 28 बच जाएगा। अब सेकंड आयनेशन एनर्जी की बात हो, यानी कि अब किस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? इसमें से 8 में से, ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसमें से निकलेगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि 28 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सोडियम नहीं चाहता है कि अब कोई और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाले, तो इसलिए अगर निकालना भी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए सेकंड जो आयनेशन एनर्जी है इस अल्कली मेटल्स का वो बहुत हाई होते हैं। तो सेकंड आयनेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी हाई और डी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव तीनों स्टेटमेंट सही है अल्कली मेटल्स के लिए। Na+F- Mg2+ आयंस हैव द, तो देखो Na+, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? Na+ का 10, F- का भी कितना हो जाएगा? 10, और Mg2+ का भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो भी एक्सचेंज होता है केवल इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में ही रहते हैं, उनके साथ कोई इधर उधर नहीं होता है। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो ये सबका क्या है? ये सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, ठीक है, लेकिन इन पर एटॉमिक नंबर क्या है? अभी भी सेम है।
ठीक है, आयंस है, तो इस सब एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, इसके इन पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, साइज तो सेम नहीं होगा, ठीक है, साइज क्या होगा, सेम नहीं होगा, इनका साइज आप कह सकते हो कि सेम नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट गलत हो गया, देखो देखो एक मिनट, आप देखोगे, देखो Na प्लस कैसे बना होगा, Na से एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया होगा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन किया होगा, तो क्या हो गया, Na प्लस हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है ना, प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी 11 ही है, क्योंकि सोडियम का जब वो न्यूट्रल एटम था तो उसका एटॉमिक नंबर 11 ही था, अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 11 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स तो निकाले नहीं गए हैं, हाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो ओ Na प्लस हो गया, लेकिन अभी भी इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 11 ही है। अब F माइनस कैसे बना होगा, F में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया होगा तब F माइनस बना होगा, लेकिन F जब था तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 9 था, अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 9 ही हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटोन है वो अभी भी 9 है, ठीक है। और Mg2 प्लस कैसे बना होगा, तो Mg में से -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो क्या बनेगा, Mg2 प्लस, तो Mg का अभी कितना था, एटॉमिक नंबर 12 था, ठीक है, तो बाद में भी 12 ही रहेगा, समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि Mg2 प्लस का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 हो जाएगा, या F माइनस का एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, नहीं, या Na प्लस का एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, नहीं, Na प्लस का अभी भी एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा, F माइनस का एटॉमिक नंबर अभी भी 9 ही रहेगा, Mg2 प्लस का अभी भी एटॉमिक नंबर 12 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो फिक्स है ना न्यूक्लियस में, उसको तो कोई नहीं निकाल रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सचेंज होते हैं, डोनेट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं तो उससे तो आयनाइन कटायन तो बनते ही रहते हैं, तो क्या उसके चक्कर में एटॉमिक नंबर चेंज होते रहेंगे, नहीं ना, समझ में आ रही है। अब इनका साइज तो अलग अलग होगा, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि देखो इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 8 होगा, ध्यान दो Mg2 प्लस था तो Mg कितना होता है, 2 8 2 होता है, और 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना 2 8 हो गया, Na क्या होता है 2 8 1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, तभी तो Na प्लस हो गया। F माइनस तो पहले 2 7 था, F माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए लास्ट वाले ऑर्बिट में तो कितना हो जाएगा 2 8, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सभी का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, जो मैंने पहले बोला था, तो आई एम सॉरी सेम नहीं होगा, फिर आयनिक एनर्जी भी सेम नहीं होगा मेरे ख्याल से, न्यूक्लियर चार्ज भी सेम नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इवन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज ऑन द, इट इज ड्यू टू द, मुझे लगता है इसका आंसर होगा 27 का सी, इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 28 का क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 28 सॉरी 14 लैंथेनाइड्स और 14 एक्टिनाइड्स, तो 28 विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर जीरो ग्रुप, तो जीरो ग्रुप में कौन होता है, नोबल मेटल्स होते हैं, तो हीलियम तो नोबल है, नियोन भी नोबल है, आर्गन भी नोबल है, ये के कौन है, पोटेशियम है, तो ये तो नोबल मेटल्स नहीं है, तो जीरो ग्रुप में नहीं आएगा, वैसे अब इसको 18 ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, जीरो ग्रुप को ही अब 18 ग्रुप भी कहते हैं, 18 ग्रुप में ही नोबल मेटल्स रखे जाते हैं, 17 ग्रुप में हैलाइड्स रखे जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी आर इतना इतना, द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम इज, तो अब देखो एटॉमिक वॉल्यूम का ऑर्डर पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर 8 9 10 11 12 है, तो एटॉमिक नंबर 8 है तो यानी ऑक्सीजन है, 9 है यानी फ्लोरीन है, 10 है यानी कि नियोन है, और 11 है यानी सोडियम है, तो ऑफकोर्स सोडियम का क्या होगा, सोडियम में 3 ऑर्बिट्स है तो सोडियम का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा, ठीक है, ये दोनों गलत है, इसमें तो सोडियम छोटा दिखा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों में से कोई होगा, ए और सी में से। अब देखते हैं उससे कम किसका होगा, नियोन का, तो ये भी सही है, लेकिन अब जो बी कौन है, हमारा फ्लोरीन है, बी कौन है, फ्लोरीन है ना। अब देखो फ्लोरीन जो है वो 27 है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते क्या होता है, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते इसमें इसका जो साइज है वो ऑक्सीजन से छोटा हो जाता है, इसीलिए ए क्या है, ए का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी ए ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक साइज होगा या वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वो फ्लोरीन से, बी कौन है, फ्लोरीन है, बी से तो ज्यादा होगा, ठीक है, बी से ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है।
अरे समझ में ये तो बहुत लोग ऑप्शन ए मार के आ जाएगा, क्या कहेगा कि अरे ये ग्रुप में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ग्रुप में वैसे तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा किस में आ जाता है थर्ड पीरियड में सोडियम से लेके क्लोरीन तक हम लोग रहते हैं, क्लोरीन आर्गन तक रहते हैं। तो ध्यान देना हमेशा कि ऑक्सीजन का साइज जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है, इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम है किससे, फ्लोरीन से। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है जबकि ऑक्सीजन का 8 है, फिर भी इसका साइज आता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन का ज़्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन किससे कम है, और फ्लोरीन से ज़्यादा कौन है, नियोन है, और उससे ज़्यादा कौन है, सोडियम है। यही था ना, इसका 8 एटॉमिक नंबर, इसका 9 एटॉमिक नंबर, इसका 10 एटॉमिक नंबर, इसका 11। अरेंज द फॉलोइंग statement in chronological order. Some elements be grouped in sets of 3 elements in increasing order of the atom was found to be the remainder of the elements. elements separate function of the atomic number. अच्छा, ये दिखा रहा है, देखो तो ये किसका है, ये डॉबर्नियर स्ट्राइड्स का है ना, डॉबर्नियर स्ट्राइड है ना, डॉबर्नियर स्ट्राइड जिस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था तो ट्राइड्स के रूप में, ये किसका है, एटॉमिक नंबर। ये किस स्टेटमेंट है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ का है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ का स्टेटमेंट है ये कि द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियड फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये किसका स्टेटमेंट है, मेंडलीफ पीरियड टेबल का। मेंडलीफ ने कहा था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियड फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, जबकि मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियड फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा तो ये when elements are arranged in increasing order of the atomic weight, the eighth element resemble the first in physical and chemical किधर गया, in physical and chemical properties just as the eight not on a musical scale example। तो ये न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले गाइस, सबसे पहले तो डॉबर्नियस ने अपना दिया था ना, डॉबर्नियस ने अपना क्लासिफिकेशन किया था ट्राइस के रूप में, तो सबसे पहले तो 1 आएगा। उसके बाद क्या आया था, न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, तो फिर 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, मेंडलीफ ने अपना क्लासिफिकेशन किया तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मॉडर्न पीरियड टेबल है तो 1 4 3 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन ए सही है। 31 का क्या है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 32 द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, अरेंज द रीजन इन है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों मूव करता है, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद फिर हम द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलोंग ए पीरियड। तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा वो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए एनायंस ज़्यादा फॉर्म करते हैं जब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, पीरियड टेबल के। अच्छा 33 का क्या है, 33 का हम देखते हैं, 33 का बी होगा, बी डी सी है। एलिमेंट 1 है और ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड एंड वाई सक्सेस एक्स इन ग्रुप जेड। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर बनाना। इसका आंसर बी है, वैसे हमने इसे बनाया था, अभी टाइम तो कम है, बहुत सारा टाइम हो गया। एमंग थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल था। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में हाइड्रोजन तो क्लोरीन होता ही है और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सोडियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, सोडियम अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसके कौन से ग्रुप में होते हैं, सेकंड ग्रुप में होते हैं। तो सेकंड ग्रुप में कौन है, मैग्नीशियम है, और हाइड्रोजन तो क्लोरीन है ही। हाइड्रोजन तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन ब्रोमीन भी है, लेकिन क्या वे थर्ड पीरियड में आते हैं, नहीं। थर्ड पीरियड में कौन सा हाइड्रोजन आता है, क्लोरीन आता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल थर्ड पीरियड में कौन सा है, मैग्नीशियम है। तो ये हमारा सही हो गया, देख रहे हो। विच among the following pairs of elements have maximum and minimum electron affinity। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस में है, क्लोरीन में है। ठीक है, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसमें है, सेसियम में, क्योंकि सेसियम सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्कलाइन के, एक मिनट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 34 का डी होना चाहिए और 35 का भी डी होना चाहिए। एक मिनट में देख लेता हूँ 34 का क्या देता है। 34 का डी ही सही है। 35 का विच और द फॉलोइंग ट्रायल्स कुड नॉट बी जस्टिफाइड एटॉमिक ट्रायल। तो ये CNO। ठीक है, भले ही कार्बन का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो नाइट्रोजन के ही एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट के ही बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम नहीं है। कार्बन कहाँ हमारा
+4 के वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है और कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन बड़े बड़े लंबे लंबे खुद अपने चेन्स बना सकता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या लंबे बॉन्ड्स बना सकता है? नाइट्रोजन का वैलेंसी भी तो +3 ही होता है अधिकतर बार, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का सॉरी नाइट्रोजन का -3, ठीक है, कार्बन का +4 की तरफ बिहेव करता है। ये +4 से -4 तक इसका वैलेंसी हो सकता है कार्बन का, ये नहीं कि +4 ही हो सकता है। ऑक्सीजन का -2 से +2 तक जाता है इसका। तो और ऑक्सीजन कहाँ पर, ये समझ रहे हो? तो इनका आपस में, और आपको पता है कि वैलेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ही एक्सचेंज से, या तो उनके एक्सेप्ट करने से, उनके या फिर एक्सेप्ट करने से, डोनेट करने के से ही उनका केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होता है, और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो अलग अलग है। तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ये डोबोनियस ट्राइड्स में नहीं आते हैं, बाकी तीनों आते हैं, और आप चेक कर लेना। एंड एलिमेंट्स बिलोंग थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल। तो थर्ड ग्रुप में यानी 13 ग्रुप में है, और फोर्थ में है तो गैलियम है, यानी 37 का सी है। गैलियम का एटॉमिक जो नंबर है वो 31 है, 37 का सी। द फार्मूला ऑफ एन आयन फाउंड बाय एलिमेंट ए, जो द एलिमेंट ए कैन प्रोबेबली टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो A+2 बना है, तो आपको पता है ना कि मैग्नीशियम Mg2+ बनाता है अधिकतर बार। तो किस ग्रुप में है? ग्रुप 2 में है, ठीक है, 38 का सी। +2 वैलेंसी अधिकतर बार ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ही जल्दी बनाते हैं। तो एनोनिमस पेयर इन मेंडेलीव रेडियो, तो 3 एनोनिमस पेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, पोटेस ऑर्गन है ना। क्या किया था मेंडेलीव ने? ऑर्गन के पहले पोटेशियम डाल दिया था, जबकि क्या होता है आर्गन पोटेशियम, आर्गन के पहले पोटेशियम डाल दिया था, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक वेट ज़्यादा है और ऑर्गन का कम है, और उसी ने कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग मैं क्लासीफाई करूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया, ठीक है। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उन्होंने निकल को भी पहले क्या किया था? निकल को भी एटॉमिक वेट इसका, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि देखो, कहने का मतलब ये है कि एनोनिमस पेयर इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि मेंडेलीव के अनुसार एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ता है उसी के अनुसार मैंने अरेंज किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? कोबाल्ट और निकल, तो देखो निकल का जो एटॉमिक वेट होता है ना, कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट होता है वो निकल से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट जो होता है वो निकल से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर भी कोबाल्ट को पीछे रखा गया। आर्गन, पोटेशियम को देखो, तो आर्गन का एटॉमिक वेट पोटेशियम से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, फिर भी पोटेशियम को बाद में रखा गया, यानी कि पोटेशियम का ऑर्गन के रेस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर कम है, फिर भी पोटेशियम को बाद में रखा गया। टेरियम, इंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कम है टेरियम के रेस्पेक्ट में, इंडियम का एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, इंडियन का एटॉमिक मास जो है वो कम है टेरियम के रेस्पेक्ट में, फिर भी इंडियम को बाद में रखा गया। आर्गन पोटेशियम के केस में पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है वो कम है ऑर्गन के रेस्पेक्ट में, फिर भी पोटेशियम को ऑर्गन के बाद रखा गया। कॉपर, निकल के में जब बात करेंगे तो निकल का जो एटॉमिक वेट है वो कम है किसके रेस्पेक्ट में? कोबाल्ट के रेस्पेक्ट में। कोबाल्ट, निकल के की जब बात करते हैं तो निकल का एटॉमिक वेट जो है वो कम है किसके रेस्पेक्ट में? कोबाल्ट के रेस्पेक्ट में, फिर भी क्या है? कोबाल्ट के बाद उसको रखा गया, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तो इसी को मेंडेलीव क्या किए? एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में मॉडर्न पीरियड टेबल बना तो एटॉमिक नंबर के आधार पर जब किया गया तब फिर सही हो गया। क्यों? क्योंकि निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो कोबाल्ट से कम है, आर्गन और पोटेशियम में पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कोबाल्ट आर्गन से ज़्यादा है। आप देखो ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम का 19, तो इसीलिए आर्गन का भले ही एटॉमिक वेट ज़्यादा है पोटेशियम से, लेकिन एटॉमिक नंबर तो कम है ना, तो इसीलिए जो मॉडर्न पीरियड टेबल है जो कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासीफाई करता है तो वो पहले रखता है आर्गन को और बाद में पोटेशियम को। इसी तरह टेरियम, इंडियम के साथ भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड डू नॉट फॉलो डोबोनियस लॉ ऑफ ट्राइड। तो मेरे ख्याल से इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 40 का डी। आप देख लेना। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप 2A और सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप में देख लो आप, तो बेरिलियम तो होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है ना, बेरियम, ये सब होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है इनको। लेकिन एलाई क्या है? ये तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और इनको अल्कलाइन मेटल्स भी कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? लिथियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैंने कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में जाते हैं। तो देखो ये के क्या है? के का जो इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल में, देखो ना 2, 8, 9 होना चाहिए ना,
पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, लेकिन 289 ना होकर 2881 हो जाता है। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाता है, जबकि मैग्नीज, कॉपर और आयरन, इन तीनों के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी तीसरे वाले ऑर्बिट में चलते जाता है, तीसरे ऑर्बिट में जाता है। समझ में आ रहा है? डी ऑर्बिट में, तीसरे वाले ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल में जाता है, और इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो मैग्नीज, आयरन और कॉपर, ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट X हैज 12 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, टू व्हिच ग्रुप इन द पीरियड टेबल इट बिलोंग। तो 12 प्रोटॉन है, यानी कि 12 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। और 12 एटॉमिक नंबर तो मैग्नीज का, मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम किस सेकंड ग्रुप में है, तो सेकंड ग्रुप में तो 2 है। ठीक है, 43 का भी, 44 का फिर देखते हैं, 42 का हो गया, फिर 44 का देखते हैं। एलिमेंट X हैज 12 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, टू व्हिच ग्रुप इन द पीरियड टेबल में। तो न्यूट्रॉन्स के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि वो किस पीरियड में है। ठीक है, किस पीरियड में है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हमारा तो एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है ना। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, है ना, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रल एटम में। ये नहीं कि आयन का टाइम फॉर्म कर गया फिर आप लिखोगे कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसा नहीं। न्यूट्रल एटम, इस पर कोई चार्ज ना होना, प्लस होना माइनस हो। लेकिन अब वो नहीं पता है, केवल हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पता है। तो क्या बता सकते हो कि वो जो एलिमेंट है वो किस पीरियड थी, वो एलिमेंट वो किस ग्रुप में है, केवल न्यूट्रॉन्स के आधार पर नहीं बता सकते हैं। अगर यहाँ प्रोटॉन होता तो बता सकते हैं। 12 प्रोटॉन है तो हमने बताया ना कि सेकंड ग्रुप में है, कौन था? मैग्नीशियम था। लेकिन न्यूट्रॉन्स केवल दिया हुआ तो नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। If I1 is the first answer potential, I2 is the second, I3 is third answer potential, I4 fourth answer potential of element, then which of the following has the least value? तो I1 का ही लिस्ट वैल्यू होगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो फर्स्ट आयोनिक पोटेंशियल होता है वो सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा सेकंड आयोनिक पोटेंशियल, उससे थोड़ा ज्यादा थर्ड आयोनिक पोटेंशियल, उससे थोड़ा ज्यादा फोर्थ आयोनिक, ऐसे करके डॉट 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 चलते जाता है। तो सबसे लिस्ट किसका है? I1 का। तो 45 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ऐसे करके लेवल 1 हमने पूरा किया, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले लेवल 1 में ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, फिर मैच द कॉलम, और उसके बाद MCQ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग होगा, और फिर केमिकल बॉन्डिंग के पूरा थ्योरी एक ही वीडियो में होगा। तो थैंक यू।